नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। उत्तराखंड राज्य की राजनीति का बड़ा इतिहास रहा है और उस इतिहास का हिस्सा तीरथ सिंह रावत वैसे तो राज्य गठन से पहले से ही रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत को आज 100 दिन का समय पूरा हो गया है। इन 100 दिनों में कैसा रहा सीएम तीरथ का कार्यकाल, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड राज्य की राजनीतिक पुस्तक के पन्ने खंगाले जाएं तो उत्तराखंड में अभी तक बीजेपी से कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। और ये मिथक तब भी बरकरार रहा जब सीएम कुर्सी की अस्थिरता के चलते पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा करने से महज 1 साल चूक गए और कयासों की लंबी फहरिस्त से परे तीरथ सिंह रावत को प्रदेश का मुखिया बना दिया गया। और आज सीएम तीरथ के कार्यकाल को 100 दिन पूरे हो गए हैं। ऐसे में अपनी शतकीय पारी के दौरान सीएम तीरथ को कई उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा। जहां सीएम की कुर्सी संभालते ही कुंभ समेत कई चुनौतियां सामने थी, तो वहीं कोरोना से भी अछूते नहीं रहे। बीमारी के बाद भी सीएम तीरथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें लेते रहे। सीएम तीरथ की शतकीय पारी के अहम फैसले, मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म उद्यम योजना शुरू करने का फैसला, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना की शुरुआत, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत, शिल्पकार प्रोत्साहन योजना को 5 वर्ष तक बढ़ाया, वनाग्नि के लिए 5000 महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी की योजना, केदारनाथ के संग्रहालय में प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संजोने की पहल, देवस्थानम बोर्ड से 51 मंदिरों को किया मुक्त, गैरसैंण को तीसरी कमिश्नरी बनाने के फैसले को किया भंग। सीएम तीरथ के कार्यकाल को भले ही 100 दिन का समय पूरा हो गया हो, लेकिन कोविड ने इन 100 दिनों में बाधा डालने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पहले तो खुद सीएम तीरथ कोरोना से संक्रमित हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ कुंभ के कार्य भी तय समय से सुनिश्चित कराना बड़ी चुनौती बनी हुई थी। कोरोना प्रभावितों के लिए सीएम के ऐलान, छोटे व्यापारियों के लिए 5000 प्रति व्यक्ति एक मुश्त सहायता योजना, पर्यटन सेक्टर में पंजीकृत टूर ऑपरेटरों को 10,000 प्रति व्यक्ति सहायता, कोरोना से जान गंवाने वाले 18 पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक मदद। सीएम तीरथ सिंह रावत के 100 दिन के कार्यकाल को लेकर जब न्यूज इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा, तो जनता से इन 100 दिनों के कार्यकाल को लेकर जनता से भी सवाल जवाब किए गए। बिल्कुल, मैं उनके विषय में आपसे इस बात में करना चाहूँगा कि 100 दिन जो उनके रहे हैं वो अभी कम समय कहना चाहिए। उसके बाद अच्छा काम किया है। अगर वो बीच में कोरोना हो गया था तो उसके चक्कर में वो थोड़ा सा रेस्ट में थे, और उसके बाद उन्होंने जो किया कुंभ को लेकर जो अच्छा काम किया है, कुंभ को निपटाया है बड़े अच्छे तरीके से। उसके साथ साथ उन्होंने विकास कार्यों को भी देखा है, और विकास कार्यों में तमाम कुमाऊं क्षेत्र में भ्रमण करके उन्होंने इसमें काफ़ी कुछ हद तक जो कार्य किए हैं वो 100 दिन में बहुत अच्छा कार्य करने को उनको देखने को मिला। बिल्कुल उनका जो व्यवहार है वो बिल्कुल एक अच्छे नेता के रूप में है, अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में है, क्योंकि अभी कम समय है और चुनाव भी उनके सर में यहाँ पर आ रहा है। तो उससे उन्होंने फील्ड में जो है, चाहे वो बारिश का समय हो या कोरोना काल का समय हो, तो लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लोगों के फील्ड में जा रहे हैं और वहाँ की समस्या का समाधान भी वो अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। और विकास कार्य की अगर बात करते हैं तो उन्होंने विकास कार्य भी काफ़ी अच्छे किए। देखिए, तीरथ जी को अभी ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन 100 दिन के कार्यकाल में जैसे कुंभ को लेकर पहले काफ़ी अफवाहें थी, उन्होंने कुंभ को बड़े शांतिपूर्वक और भव्य तरीके से लोगों को मनाने का मौका दिया, श्रद्धालुओं को वहाँ पर मौका मिला कि वो स्नान कर सकें। उसके अलावा ये जो माहौल कोविड का चल रहा है, इसके लिए भी उनके द्वारा
तमाम प्रयास किया जा रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि आइवरमेक्टिन जो है 1200 रुपये का एक पैकेज पूरा हर परिवार को दिया जा रहा है। ऐसे काफ़ी स्वास्थ्य के संबंध में जो कोविड महामारी से निपटने के लिए उनके प्रयास काफ़ी सराहनीय हैं। गरीब जनता जो है राज्य की, उनको भी राहत पहुंचाने का काम यहाँ पे उन्होंने किया है। किस तरह देखते हैं उनके इन कार्यों को? देखिए, गरीब जनता को उन्होंने राशन वितरण के लिए जो हर परिवार को राशन मिला है, और जितने भी नाव वाले हैं या और भी जितने छोटे काम करने वाले हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए उन्होंने पैकेज की व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन के लिए भी वो गरीब आदमी तक मोबाइल वैन वगैरह पहुंचाने के लिए तत्पर हैं और उस पर वैक्सीनेशन का कार्य प्रगति पर है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एविएशन और अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर जल्द से जल्द जमीन तलाश करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि एयरपोर्ट को लेकर जल्द प्रपोजल बनाकर दें ताकि इसे कैबिनेट में रखा जा सके। कैबिनेट के पास होने के बाद एयरपोर्ट के लिए केंद्र स्तर पर प्रयास किया जाएगा। हमारे एविएशन डिपार्टमेंट के और हमारे विभागीय अधिकारी जो हैं जाएंगे मौका मुआयना करने, और जो भी संभावित लैंड होगी उसको देखेंगे, उसका मौका मुआयना करेंगे और उसके बाद हमें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी, प्रपोजल बनेंगे। प्रपोजल बनने के बाद फिर वो हमारी कैबिनेट में पास होंगे, उसके बाद केंद्रीय मंत्री हो जाएंगे। तो आज हमारी पहली बैठक है ये, जिसमें कि हमने ये निर्देश दिए हैं कि सभी प्रतिनिधि जो हैं एविएशन के और हमारे अधिकारी लोग जाएंगे और स्थलीय निरीक्षण करेंगे। कोविड की तीसरी लहर नवजात बच्चों को अपनी चपेट में ना ले, इसके लिए अभी से पौड़ी में नवजात बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने लगे हैं। यहां जिला चिकित्सालय में नवजात बच्चों को न्यूमोकोकल न्यूमोनिया और दिमागी इन्फेक्शन जैसे गंभीर रोगों से बचाने के लिए जिला अस्पताल में पीसीवी टीका सेंटर की शुरुआत कर दी गई है। इस सेंटर में पीसीवी टीका नवजात बच्चों से लेकर 9 माह तक के बच्चों के लिए लगाए जाएंगे, जो कि न्यूमोकोकल न्यूमोनिया और दिमागी इन्फेक्शन से बच्चों को बचाएंगे और इन रोगों से होने वाली मौत की रोकथाम में भी प्रभावी साबित होंगे। मनरेगा पे हम लोगों ने फोकस किया था, तो मनरेगा के संबंध में इसमें डिस्कशन किया गया। साथ ही साथ हमारी जो NRLM स्कीम है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके संबंध में भी इसमें चर्चा की गई है। और वीडियोज़ को इसमें निर्देशित किया गया है कि मैंडेट जनरेशन में वृद्धि करें, क्योंकि इसमें ये भी है कि जितने लोग हमारे प्रवासी लोग बाहर से आए हैं तो उनको भी आजीविका से मनरेगा के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। साथ ही साथ मनरेगा के अंतर्गत जो हम लोग एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स का और आजीविका सृजन वाले कार्यों को जो रख रहे हैं, उसके बारे में भी सभी को निर्देशित किया गया कि इसमें गति लेकर आएँ और तत्काल जल्द से जल्द जितनी प्रगति होती है उसको अचीव। चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में इन दिनों वन्य जीवों और जड़ी बूटियों की निगरानी को गए दल में पहली बार महिला कर्मियों ने भाग लिया। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के जवानों द्वारा जंगलों में पैदल गश्त की जा रही है ताकि वन तस्करों पर अंकुश लगाया जा सके। पार्क के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में वन विभाग के 3 दलों की ओर से अलग अलग जगहों पर गश्त की गई, जिसमें से दूसरे दल में पहली बार 3 महिला कर्मियों ने भाग लिया। हमने 1 से 7 जून तक जो लंबी दूरी 12 सदस्यीय टीम के साथ तय की थी, उसमें हम 3 महिलाएं भी शामिल थी। ये 14,500 फीट पे हमारी पहली लॉन्गेस्ट ट्रिप थी और कि हमारे लिए काफ़ी स्ट्रगल भरा था, क्योंकि ग्लेशियर होने के कारण रास्ता काफ़ी टफ पड़ा था। लेकिन हमें बहुत खुशी भी हुई, क्योंकि पार्क क्षेत्र में निगरानी के लिए हमें जाना तो था ही, और काफ़ी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को हमने वहाँ पे देखा और वहाँ पे की सुंदर प्रकृति को सजोने का मौका मिला। इस धरोहर को हमें आगे के लिए भी इसी प्रकार से सजोए रखना है और ऐसी लंबी दूरी गश्त को बार बार आगे भी करते रहना है। जैसे हमने 1 तारीख से 7 जून तक लंबी दूरी गश्त की, जिसमें हम 12 सदस्यीय टीम और 3 महिलाएं शामिल थी। ऐसे तो गश्त तो हमने बहुत सारी की हैं, लेकिन ये शायद पहली बार था जब हम इतनी दूरी पर और 4,500 मीटर की हाइट पर पहुँचे और
रास्ते में ग्लेशियर और रास्ता इतना संकरा था और कहीं पर चट्टानें इतनी टफ थी कि हमें लगा कि शायद हम आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो हमारे साथियों की मदद से हम लोग वहाँ तक पहुँचे और ये अनुभव शायद ही हमारे लिए अविस्मरणीय रहेगा, क्योंकि इस गश्त के दौरान हमें जो ऊंचाई पर स्थित जानवर हैं, प्रकृति है, उनसे जुड़ने का मौका मिला और एक वन कर्मचारी होने के नाते ये हमारा फर्ज भी है और दायित्व भी है और भविष्य में भी हम इसे उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ कर्णप्रयाग में बारिश ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जहां लोग सड़क के अभाव में भारी बारिश के बीच एक बुजुर्ग को कुर्सी के सहारे कंधे पर बैठाकर अस्पताल लेकर जा रहे हैं। ग्रामीणों ने इसी तरह 4 किलोमीटर तक का सफर तय किया। ये तस्वीर विकासखंड के कुंडडुंगरा गांव की है। दरअसल कर्णप्रयाग विकासखंड के कपीरी पट्टी के 6 से अधिक गांवों को जोड़ने वाला मोटर मार्ग पहले से स्वीकृत है, लेकिन आज तक इस मोटर मार्ग का निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ है, जिससे आज भी ग्रामीणों को 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। प्रदेश में मानसून की बारिश की शुरुआत हो गई है, जिसके चलते रामनगर में भी पहली बारिश से क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में कोविड और अन्य बीमारियों ने अपने पैर पसार रखे हैं। वहीं जानकारों का कहना है कि मानसून की बारिश से कई बीमारियों से राहत मिलती है और किसानों द्वारा उगाई गई फसलों को फायदा पहुंचता है। कोविड के चलते देश में कई फसलों को नहीं उगाया जा सका, जिसकी वजह से महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। नगर नैनीताल उत्तराखंड के अंदर मानसून की पहली बारिश हुई है, जबकि मानसून 15 जून को आ जाता है। आज 18 जून हो चुकी है और ये वर्षा रात से ही हो रही है और इस वर्षा से लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि कई दिनों से गर्मी का माहौल बना हुआ था और इससे किसानों को भी राहत मिलेगी और ये कोविड के चलते हुए जितनी भी बीमारियां पनप रही हैं उसमें भी थोड़ा सुकून मिलेगा। इस बारिश को देखते हुए यहाँ की आम जनता में खुशी का माहौल। तीरथ सरकार के 100 दिन पूरे होने एवं सरकार की नाकामियों पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू के आह्वान पर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बुद्ध पार्क तिकोनिया चौराहे पर एक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बीजेपी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर आपके प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल की इस भयावह स्थिति में राज्य सरकार की पोल खुल गई है, जहां राज्य सरकार द्वारा आम जनता से बड़े बड़े वादे किए गए, जिसमें वह हर मोर्चे पर विफल होते हुए नजर आई है। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में 21 मई को घर में घुसकर हुई वृद्धा की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने अनुसार 4 बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से घर में घुसकर वृद्ध महिला की हत्या कर दी थी और सामान लूटकर फरार हो गए थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 3 लोगों को जगजीतपुर से गिरफ्तार कर लिया, जबकि लक्सर निवासी आरोपी मीनू अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। पकड़े गए 3 अभियुक्तों में से नीटू और सोमपाल यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, तो वहीं सोनवीर लक्सर में रहता था। पुलिस के अनुसार इन चारों बदमाशों पर कई थानों में मुकदमे चल रहे हैं। पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद किया है। घटना है जो कनखल थाना क्षेत्र में हुई थी और इसमें 21 तारीख को हमारे वहाँ इसमें मुकदमा दर्ज हुआ था 394 और 302 आईपीसी में। इसी में इसमें तब एसएसपी सर के द्वारा इसमें तत्काल ही 6 टीम्स का गठन किया गया था और इसमें पूरी कार्रवाई चल रही थी। चूँकि एक वृद्ध महिला की इसमें मृत्यु हुई थी तो इसमें सीआईयू भी हमारी लगी गई थी और सारी टीम्स भी काम कर रही थी, जिसमें काफ़ी अच्छा काम हुआ। इसमें सीसीटीवी वगैरह और सारी लोकेशंस वेरिफिकेशन किया गया। पूर्व में जो भी आए हैं, जितने भी लोग आए थे हत्या में या फिर और अपराधी आए थे, उन सभी का वेरिफिकेशन वगैरह इसमें किया गया। इसमें कल थाना कनखल को इसमें सफलता मिली है। इसमें हमने 3 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया है और इसमें से एक अभी फरार है। इसमें से जो 2 मेन अभियुक्त हैं वो लोग मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं।
हरिद्वार और रायवाला से जुड़े टैक्सी मैक्सी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कार्यकर्ताओं ने देहरादून के लिए पैदल ही कूच किया। इस दौरान उन्होंने चारधाम यात्रा खोलने, यात्रियों के लिए RT-PCR जांच की बाध्यता समाप्त करने और परिवहन व्यवसायियों को सॉफ्ट लोन सुविधा देने की मांग की है। मैक्सी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं हरिद्वार के शिव मूर्ति चौक से निकले और हरिपुर कला रायवाला नेपाली तराहे होते हुए डोईवाला पहुंचे। हमारी चारधाम यात्रा खुले और हमारा व्यवसाय चालू हो। जितने व्यापारी प्रतिष्ठान बंद पड़े हुए हैं, होटल बंद पड़े हैं, रेस्टोरेंट बंद पड़े हैं, सब चालू होंगे। टूरिस्ट आएगा, हमारा पर्यटन प्रदेश है, टूरिस्ट आएगा तो जिससे कि हमारा बिजनेस बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। तो हमें सरकार से कोई राहत सहायता भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब खुलेगा ही नहीं सरकार, हमारा ये व्यापारी प्रतिष्ठान नहीं खोलेगी, वाहन नहीं चलने देगी, तो हमारे को तो राहत मांगने के लिए अपने मुखिया के पास जाना ही पड़ेगा। पहली मांग हमारी ये थी कि चारधाम यात्रा चालू हो। दूसरी मांग ये थी कि हमारी गाड़ियों के जो भी हैं टैक्स वगैरह जो हैं उनको 2 साल के लिए रिलीफ करा जाए और सारे ट्रांसपोर्टर भाइयों को एक सॉफ्ट लोन दिया जाए जो कि प्रदेश सरकार के हाथ में है। सॉफ्ट लोन दे और जिसके ऊपर सब्सिडी भी हो। जो व्यापारिक स्थिति है वो ज़मीनी स्तर पर आ गई है, सरकार इसकी तरफ नहीं देख रही। अन्य राज्यों ने इस वर्ष में 2021 में अपने अपने राज्यों को अनलॉक कर दिया है, जैसे दिल्ली में किया गया, उत्तर प्रदेश में भी किया गया, हिमाचल में किया है। हमारे उत्तराखंड राज्य की स्थिति ऐसी हो गई है कि अभी तक वो इस पर विचार ही नहीं कर पाए कि आगे उत्तराखंड वासियों का परिवहन से जुड़े हुए व्यापारिक और जो व्यापार हैं, होटल से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं, उनके विषय में इनको क्या सोचना है, इनकी क्या नीतियाँ हैं, अभी तक ये सोच नहीं पाए। हम इनसे बहुत दिनों से आग्रह करते आए हैं और आज भी आग्रह करने के लिए ही देहरादून जा रहे हैं। हमारा नम्र निवेदन है कि इस चारधाम यात्रा को अतिशीघ्र खोला जाए। RT-PCR की जो रिपोर्ट बाधित की हुई है इन्होंने, उसको उस पे से अंकुश हटा दिया जाए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।